हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस है, आज हम उनके मतलब जो आंसर की है वो बनाने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हार्वर्ड पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अपना, हार्वर्ड गार्डन ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है? बुद्धि, जिस इसके जो चारों ऑप्शन है, केवल आनुवांशिकता नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रमुख रूप से याद करने, याद की तो बात ही नहीं करते। मुख्य रूप से भावात्मक अधिगम के बारे में होती है, को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है, मुख्य रूप से नहीं होती है, यानी कि अपने पास मुख्य रूप से हम नहीं कह सकते, तो इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ। ठीक है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट है, व्हाट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, फर्स्ट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा को छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है, थोड़ी सी पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट है, शिक्षण की एक विधि है, एक विधि नहीं है, जो मानक पाठ्यचर्या के सख्त पालन करती है। बिल्कुल ये बात गलत है, सख्त पालन नहीं करती। शिक्षण का एक तरीका है जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया की बात ही नहीं करते हैं। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो अनुशासन और रट्टा रट्टा की तो बात ही नहीं करनी, तो इसका क्या जाएगा फिर? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है आपका, रीड द फॉलोइंग्स। असर्जन दे रखा है कि गर्ल्स इन द मिडिल स्कूल्स माइट ऑफन, विद्यालय में दे रखा है, माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती है और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। गलत बात। अनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं। ये भी कारण भी क्या है? गलत। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द नेचर ऑफ असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। जहां भी कहीं भी ऑप्शन में कभी भी वस्तुनिष्ठ आ जाए और मानकीकृत आ जाए, वे हमेशा गलत होते हैं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन एक ही बचता है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन उसमें पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में क्या दे रखा है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट स्कोर द कंपेयर टू द सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्डाइज, ये भी बिल्कुल सही है। हम किससे चेक करते हैं? जो उसका परफॉर्मेंस, जो उसका स्टैंडर्ड बनाया गया है। जैसे सी टेट में 90 मार्क्स लेना स्टैंडर्ड है, एक मतलब एक स्टैंडर्डाइज किया गया है। स्टेट में 90 मार्क्स लेना स्टैंडर्डाइज किया गया, तो उसी से तो कंपेयर करेंगे कि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जो है उसमें क्या करते हैं, जो स्टैंडर्डाइज बनाया गया है उसमें, उससे कंपेयर करते हैं कि फेल हुआ कि पास हुआ है, तो दोनों चीज़ें सही हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, सिक्स्थ क्वेश्चन। ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है, ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है, यानी कि कैसी एनालिटिक स्किल जो है, एनालिटिकल स्किल को बढ़ावा देता है। तो कैसा कह रखा है, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन लेना है जो क्या हो, कुछ सोचने पे मजबूर करे। पहला कह रखा है लक्षणों की व्याख्या करिए, यानी कि प्रमुख लक्षणों की बात कर दी, नहीं। और इसमें कह रखा है कि स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया, ठीक बात है। पाठ्यपुस्तक की बात ही गलत है। एक स्तनधारी परिभाषा बिल्कुल गलत, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन नंबर सेवंथ। क्वेश्चन नंबर सेवंथ में, इंक्लूसिव जो क्लासरूम है डज नॉट ऑफर डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, नहीं।
इंक्लूसिव क्लास में तो जैसे बच्चे को नीड है वैसे ही हम इंस्ट्रक्शन देंगे, यानी कि सारे के सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। फिर इंक्लूसिव इज ए पॉलिसी दैट स्ट्रेस इक्वल अपॉर्चुनिटी बाय प्रोवाइडिंग सेम लर्निंग गोल्स, स्ट्रेटेजी एंड असेसमेंट मेथड। तो इसका भी क्या हो जाएगा अपने पास, ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? समावेशी एक नीति जो एक ऐसे सीखने के लक्ष्य, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करने करके समान अवसरों पर जोर देती है। तो ये अपने पास ए भी फॉल्स है और आर भी क्या है, फॉल्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसमें आर ट्रू हो, तो बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट है भाई, व्यक्ति प्रथम भाषा का प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के संबोधन का उपयोग करता है। तो ये पहला दे रखा समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसमें क्या करना था, ये क्वेश्चन ये है, आपने पढ़ा हुआ नहीं होगा लेकिन 4 ऑप्शन की हेल्प से आप जा पाओगे इसमें। अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर जोर देता है, ये तो बात हमने कहीं नहीं पढ़ी। अक्षम लोगों की सही पहचान और नामीकरण का बोधक, गलत बात। अक्षमता से जोर हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना में सही नहीं है, ये भी गलत। तो क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में है दृष्टिवादी छात्र, यानी कि जो देख नहीं सकते, उनके संदर्भ में कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो पहला कंप्यूटर इनपुट उपकरण, वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, ब्रेल लिपि बिल्कुल, वाक पहचान सॉफ्टवेयर, ये तीनों ही सही है। लेकिन सांकेतिक भाषा, जो बंदा देख ही नहीं सकता वो संकेतों को कैसे समझेगा, तो ये गलत है। जिसमें डी ऑप्शन आ रहा है उनको सबको कैंसिल करो। फिर बी और सी कह रहा है, ए भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, संलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है। कैसा? कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए कि विद्यार्थियों के लिए नहीं, उत्तेजक तो बिल्कुल नहीं। अगर वो पहले से ही क्या है, ऑटिज्म है, तो ऑटिज्म में तो ये होना ही नहीं चाहिए। ये कहता है यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए अव्यवस्थित तो करना ही नहीं है। ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य संबंधी मदद और संकेत देने से बचना चाहिए, ये भी गलत बात है, देने चाहिए सारे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट भाई, कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण, उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश नहीं, स्पष्ट निर्देश तो गलत बात होती है। सुनिश्चित करे कि वे अपने साथियों की तुलना में, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। भावात्मक आवश्यकताओं की बजाय उनकी भावात्मक जो इमोशनल होते हैं उनको भी क्या करने चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखे और उनकी दिलचस्पी बनाए रखे, ये करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षकों को किस प्रकार निपटना चाहिए। ठीक है, अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार के लिए, गलत। बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत बुद्धि मतलब और भी डिफिकल्ट बना दो, गलत। छात्रों की जाति की पहचान करके उनके माता पिता को घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए कहकर, उसमें क्या है, ये इससे हेल्प हो जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि उसके माता पिता के भरोसे ही छोड़ दें। हम अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके, हाँ हम क्या करेंगे, खुद में देखेंगे कि हम में क्या कमी है कि ये बच्चा सीख नहीं पा रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका होती है, प्रियोर नॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है। संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। पूर्व ज्ञान करके उन्नत शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले से ही विषय से परिचित है, गलत। पूर्व ज्ञान केवल, गलत। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है क्योंकि उसे बहुत सारी, ये भी गलत है। संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। 14, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनाने में कैसे सहायता कर सकते हैं। सभी सीखने के कार्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारित करके, नहीं। छात्रों को अपनी स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक बात है। सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत, गलत। निर्देश प्रदान तो करना ही नहीं है ना,
छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन, ये बात भी नहीं कहनी है, तो ऑप्शन एक ही बचा, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को, अब दिख रहा होगा शायद क्वेश्चन, एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। ये तो सही बात है, फिर अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना, नहीं, जो बच्चे का इंटरेस्ट हो वही करना चाहिए। तो आर अपने पास गलत होगा और ए अपने पास, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षक को खालिस्तान को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षकों के बीच खालिस्तान चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। भाई अभिसारी जो है अपने पास, अभिसारी तो गलत है, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक ही डायरेक्शन में सोचते रहो, ये तो गलत है बात। आगे कहता है जो ये है विश्वास दृढ़ता, नहीं, विश्वास दृढ़ता जो है अगर उसने पहले से ही सोच लिया वो चीज तो फिर गलत हो जाएगी। ये कहता है कि कार्यात्मक स्थिरता, स्थिरता डाइवर्जेंट ठीक बात थी, लेकिन स्थिरता गलत है। मौखिकरण और सादृश्यात्मक, मेरे हिसाब से ये जाना चाहिए कि उसको एनालॉजिकल और जो वर्बलाइजेशन है वो करवाना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन थर्ड जाना चाहिए इसका। ठीक है, ये थोड़े है कि पहले से किसी ने सोच रखा है कि नहीं 80 पे ही हमें क्या करना है, क्वालिफाई करना है, और फिर उसके विश्वास को और भी दृढ़ बनवा दो कि हाँ तू कर सकता, 80 पे ही होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगी ना चीजें। मेरे हिसाब से ऑप्शन थर्ड जाना चाहिए शायद। 70 अन्वेषण अधिगम में छात्र है, यानी कि इन डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट्स क्या होते हैं, विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। ये दिया हुआ है, दुनिया में लगातार नई खोज। पूरा अभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी, नहीं, ये पूरा अभ्यास और विस्तारित से नहीं, पूरा अभ्यास और विस्तारित अभ्यास से दुनिया में नई खोज करते, ये भी नहीं। विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन जा सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जाना चाहिए, ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑप्शन ए की है, क्योंकि जब वो दुनिया के लिए करेगा तो खुद के लिए तो करेगा ही करेगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए 4 की बजाय। बाकी देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या रहता है। चलो, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, जो कल का जिसने एनालिसिस किया है ना, वो बच्चा आराम से कर पाया होगा। यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा और इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता ताकि वह ध्यान केंद्रित करे। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है। देखो भाई, जब उसको अपनी जो कमजोरी है उस चीज को उसको पता है कि उसको क्या करना है, तो वो क्या होती है, उसको बोलते हैं मेटाकोगिनेशन, यानी कि अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान, इसका आंसर जो है वो ए जाएगा। जब हमें पता होता है कि हमारी कमी क्या है और वो किससे ठीक हो सकती है, तो वो होता है मेटाकोगिनेशन। मेटाकोगिनेशन में क्या होता है, अधिसंज्ञान में, यानी कि हमें पता होता है हमारी कमी कैसे दूर हो सकती है। चलो 19 में दे रखा है, संज्ञान के संदर्भ में संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भावनाएं जानकारी की कुशल पुनः प्राप्ति में मदद करती है, लेकिन सीखने के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। गलत बात होगी। भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। ये सही बात हो सकती है। अधिगम पर इससे बेटर अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो वो देखते हैं। ये कहता है एक संयोजी है, यानी कि ये कह रखा है जो है यूनिवेलेंट है, यूनिवेलेंट की बात ही नहीं करते। भावनाएं कुटलेखन एनकोडिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, लेकिन इसका ध्यान प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत बात है ये, तो इसका ऑप्शन एक ही बचता, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकता है। ये कहता है नकारात्मक पुनर्बलन से, नहीं, इनाम और पुरस्कार से, उससे इंट्रिंसिक कैसे होगा, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो कैसे लगेगा, इससे तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आता है, सीखने का आनंद पैदा करके। ये बात काफी हद तक सही है। किसी सजा को हटाने पर प्रलोभन देकर, यानी कि बाय रिमूवल ऑफ पनिशमेंट, ये बात भी गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका,
थर्ड जाएगा भाई। फिर आता है दिख रहा होगा शायद, देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक, गलत बात। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भी मेरे अकॉर्डिंग ये स्वतंत्र नहीं होती। अगर किसी को ये है कि मतलब जॉब लेनी है, तो उसके लिए अब जॉब लेने की क्या होता है, किसी के अंदर क्या होता है, इंट्रिंसिक होता है, और कोई क्या करता है, पैसे के लिए लेता है। लेकिन है ना, जो इंट्रिंसिक होता है उसमें पैसे की भी तो भावना हो सकती है, दोनों चीजें भी तो हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग ये तो ऑप्शन क्या होगा, जटिल प्रक्रिया अंतःक्रिया है, इसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है, और आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अन्यन है, यानी कि अलग अलग है, ये हो नहीं सकता। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड जाना चाहिए। वैसे भाई ऑप्शन ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होना चाहिए। उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, यानी कि वो कुछ आगे बढ़ रहे हैं, जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं, ठीक है। यानी कि एक जो वंचित परिवेश था, यानी कि जहां पर वे जो अपने पास जो जो हमें फैसिलिटी मिल रही थी, एक जगह पे मिल नहीं रही थी और दूसरी जगह पे मिल रही है। जैसे तुम क्या करते हो कि गांव में हो और गांव से कहाँ शहर में जाते हो, ताकि वहाँ पे तुम्हें अच्छी कोचिंग मिले, तो वहाँ पे जाते हो, और वहाँ पे तुम्हें क्या नहीं मिल रही थी, जो तुम्हारे पास ऐसा परिवेश नहीं मिल रहा था, यानी कि ऐसे तुम्हें इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था। जैसे लाइब्रेरी लेते हो, क्यों लेते हो, ताकि पढ़ा अच्छे से जाए। तो अगर ऐसे में जाते तो वहाँ से, अगर तुम घर पे पढ़े थे तो शिथिर थे, और शिथिर से कहाँ हो गए, अब वृद्धिशील हो गए। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है इसका, और तो कोई इसका बैठ ही नहीं रहा, ठीक। चलो नेक्स्ट है, जब हम बचपन को दे रखा है, जब हम बचपन को एक श्रेणी के रूप में देखते हैं, तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं, ठीक है। जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, जब एक श्रेणी के रूप में देखते हैं तो उनके बीच का संबंध हम खो देते हैं, ये करेक्ट बात है। बचपन एक सामाजिक संकल्पना है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो अपने पास ये दोनों सही है, और ये व्याख्या भी क्या करता है, व्याख्या सही करता है ये। बचपन को, एक मिनट रुक, एक मिनट भाई, सोशल कंस्ट्रक्शन, ये दोनों ही सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। फोर्थ ऑप्शन जाना चाहिए, क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्शन है ना, तो अपने पास क्या होता है, चाइल्डहुड सोशल कंस्ट्रक्टर है, यानी कि उसमें सोशल होता है बच्चा चाइल्डहुड के अंदर, एक ही श्रेणी में देखते हैं तो हम उसको खो देते हैं। बिल्कुल मेरे हिसाब से यही जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है, ठीक है भाई। देखो, बायोलॉजिकल की बात करते हैं हम, इक्विलिब्रिएशन की बात करते हैं, एक्टिविटी यानी कि हम किसकी एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, लेकिन कल्चरल टूर की कौन करता है, वाइगोस्की। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, जीन प्याजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। ये बात बिल्कुल सही बात है। देखो, ये क्या कहता है, जो बायोलॉजिकल मैचुरेशन का कॉन्सेप्ट प्याजे ने ही तो दिया था। ऐसी बात नहीं है कि उसने ये कहा कि सिर्फ आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, ये बात नहीं कही, लेकिन बायोलॉजिकल जो मैचुरेशन है उसका कॉन्सेप्ट इसने दिया है। लेकिन नीचे वाली पढ़ते हैं एक बार, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। ये बात 100% सही है, और इसमें हम रिलेट कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल मैचुरेशन का। लेकिन ऐसा उसने नहीं कहा कि पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ उसने ये कहा है बायोलॉजिकल मैचुरेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है
कोग्निशन जो होता है, जीन पियाजे ने माना कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो किसके ऊपर, बायोलॉजिकल मैचुरेशन पे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इस वजह से हम क्या करना पड़ेगा, देखो आर अपने पास पक्का करेक्ट है, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हमें जाना पड़ेगा कि दोनों दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है भाई, या तो इसमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो इसका ऑप्शन ए ही जाएगा और कोई नहीं जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है 26। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे खालिस्तान अनुभव करते हैं और खालिस्तान का सहारा लेते हैं। ठीक है भाई, देखो इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन ये तो दो बात करते ही नहीं है पियाजे, तो किसके बारे में, डिसइक्विलिब्रेशन और इक्विलिब्रेशन, लेकिन फिर अपने पास किसकी बात करते हैं, वो अडेप्टेशन की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि पहले वो क्या समझ नहीं पा रहे, तो समझ नहीं पा रहे तो उसके देखो पहले होगा क्या होगा, संतुलन होगा, लेकिन अगर कोई नई सिचुएशन आएगी वो नहीं समझ पाएंगे तो डिसइक्विलिब्रियम होगा, मतलब असंतुलन होगा, फिर वो क्या करेंगे, नई चीज को अडेप्ट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, असंतुलन और अनुकूलन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27। जहां पियाजे बच्चों को खालिस्तान देखते हैं वहीं वाइगोत्स्की बच्चों को खालिस्तान देखते हैं। भाई वो तो क्या कहते थे कि थॉट्स को, कौन पियाजे किसको, थॉट्स को प्रायोरिटी देते थे, और जो वाइगोत्स्की थे वो किसको प्रायोरिटी देते थे, वो सोशल जो कॉन्टेक्स्ट था उसको प्रायोरिटी देते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलो ये समझ नहीं आ रहा फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, क्या है ये दे रखा है कुछ कोहलबर्ग के सिद्धांत से दे रखा है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की, पता नहीं आगे क्या लिख रखा है, अवधारणा है। चलो अच्छा, कोहलबर्ग के सिद्धांत से पूछ रखा है, नैतिक विकास की अवधारणा है, इसमें कह रखा व्यक्ति की एज, बिल्कुल सही है ये। फिर कहा व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर यानी कि उसका पक्ष और विपक्ष, ये बात भी सही है। व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क भी बिल्कुल, इसके तीनों ही सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसमें आपको पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस क्वेश्चन में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर जाना हो कि हम किसके साथ जाएंगे, तो उसने आयु की तो बात कही है, मैं ए और बी के साथ ही जाऊंगी। वैसे सी भी करेक्ट है, ये मत सोचना इसमें ग्रेस मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ए बी सी तीनों ही सही है, बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे ने ए और बी लगाया है वो भी सही है, और जिसने बी और सी लगाया है वो भी सही है। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो सेकंड और थर्ड रहेगा, सेकंड और थर्ड रहेगा। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना, संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचान पाना, योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। ओके, देखो भाई लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने क्या है, संज्ञानात्मक विकास के जो मायने, पर्यावरण की बात तो वो करते ही नहीं है, इन्वायरमेंटल की, वो तो सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है सोशल की ही बात करते हैं, लर्निंग टू अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लो सीधा, या फिर आइडेंटिफाई हाउ द रिस्पॉन्ड की बात नहीं करते, स्कीमा की बात नहीं करते। अब कंफ्यूजन रह गया इन दोनों में, लेकिन उसने कहा संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब होता है, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। वो कहता है लैंग्वेज में वाइगोत्स्की यानी कि संज्ञानात्मक विकास के मायने मतलब उसके कोग्निशन में, यानी कि उसने कहा था कि लैंग्वेज ये जो दे रखा मास्टरी द साइकोलॉजिकल टूल में आ जाएगी लैंग्वेज वगैरह, ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल टूल में तो आते हैं, तो इसमें महारत हासिल करना, यही ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका करेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने खालिस्तान की आवश्यक भूमिका। देखो भाई क्या कहते थे कि असेंशियल रोल ऑफ हेल्पिंग लर्नर्स कौन करता था, जो हेल्प करता था प्रोग्रेसिव थ्रू द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर जो हेल्प करता था, वो जो बंदा होता था उसको क्या बोलते थे, मोर नॉलेजेबल देन अदर, यही बोलते थे। तो इसमें दे रखा मोर नॉलेजेबल अदर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट होगा। ये अपने 30 क्वेश्चन थे, और 30 क्वेश्चन में से मुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसको अच्छे से करने की कोशिश की है,
तो आप इसको, अगर किसी के कितना स्कोर बन रहा है आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। जो साइकोलॉजी थी कल के पेपर से आज जो पेपर हुआ है उसकी साइकोलॉजी थोड़ी सी मैं कहूँगी कि टाइम टेकिंग थी, लेकिन ये नहीं है कि हार्ड थी, ऐसे ही उनकी थी। आप लोग आज पेपर में बैठे थे तो आपको लग रहा है कि हमारे वाली मुश्किल थी, मुश्किल नहीं थी, वो सेम ही थी। बस फ़र्क इतना है कि आज वाली जो साइकोलॉजी थी वो हल्की सी टाइम टेकिंग थी। चलो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।